गांव का वो कोना जहाँ रास्ते पक्के नहीं, ख्वाब पूरे नहीं और पेट हमेशा आधा भरा रहता था, वहीं एक टूटी हुई झोपड़ी में रहता था रघु। उसकी माँ बचपन में गुजर गई थी। पिता थे धीरज, गांव के एक मामूली कुम्हार। सूरज निकलने से पहले चाक घुमाना शुरू करते और अंधेरा उतरने तक मिट्टी से लड़ते रहते। झोपड़ी के अंदर दीवारों में दरारें थीं और छत पर बांसों की तीलियों से दिन की रोशनी छनकर आती थी। बर्तन, चूल्हा, चटाई और एक पुरानी टेबल फैन, यही उनकी दुनिया थी। धीरज चाहते थे कि रघु भी कुम्हार बने ताकि हाथ की मिट्टी पीढ़ियों तक जिंदा रहे, पर रघु रोज अपने पिता को पसीने में लथपथ देखता, आंखों में थकावट और हाथों में छाले। वो जानता था कि ये काम इज्जत देता है पर पेट नहीं भरता। गांव में बिजली गई हुई थी, दिए की लौ टिमटिमा रही थी, चूल्हा ठंडा पड़ चुका था। रघु उठकर अपने पिता के कमरे में गया। धीरज गहरी नींद में थे, थकावट की नींद। रघु उनके पास बैठा, उनकी झुर्रियों को देखा, उस मेहनत को महसूस किया जो उनके चेहरे पर गहराई से लिखी थी। उसने धीरे से उनका पैर छुआ और आशीर्वाद लिया। एक अजीब सी खामोशी थी कमरे में। वो रात जब पूरा गांव सो रहा था, रघु शहर के लिए भाग निकला। शहर कोई स्वागत नहीं करता, वहाँ हर चेहरा जल्दी में होता है और हर जवाब में संदेह। रघु ने कई जगह काम मांगा, कभी जूते साफ किए, कभी होटलों में बर्तन धोए। पेट भरने के लिए 2 रोटी के बदले घंटों काम किया। कई बार प्लेट धोते हुए उसे अपने पिता याद आते। सोचता क्या ये मेहनत उस मेहनत से बेहतर है। पर फिर जब वो अपने छोटे से किराए के कमरे में बैठकर अपनी तनख्वाह को देखता तो एक उम्मीद फलती। कुछ सालों बाद रघु अब एक सोनार की दुकान में काम करता था। काम ईमानदारी से किया और मालिक ने भरोसा भी किया। अब हर महीने कुछ पैसे बचाकर वो रख पाता था। धीरे धीरे एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पास इतना था कि घर बेच सके। वह अपने पिता का कर्ज उतार सकता था, उस मिट्टी का बोझ कम कर सकता था। उस दिन रघु रेलवे स्टेशन पर बैठा था, प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के इंतज़ार में। पास में एक बैग था जिसमें पिता के लिए एक अच्छी धोती, कुछ मिठाई और एक लिफाफा भरा पैसा। लाल पीली बत्तियों की चमक में वह खुद से लड़ रहा था। मन कह रहा था, मैंने उन्हें छोड़ा जब उन्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। दिल कह रहा था, आज मैं लौट रहा हूँ ताकि उनका सिर ऊंचा कर सकूं। ठंडी हवा उसके चेहरों को छू रही थी। भीड़ में अकेला बैठा वो लड़का अब मर्द बन चुका था, लेकिन उस मर्द के अंदर अब भी वो बच्चा जिंदा था जो पिता की छाया से भागा था और अब उन्हीं की आशीर्वाद में लौट रहा था। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर दाखिल हुई। इंजन की आवाज़, धातु की रगड़ और प्लेटफॉर्म में गूंजती अनाउंसमेंट, सब कुछ एक साथ हुआ। रघु की आंखों में खुशी थी, मिलने की और लौटने की। जिस मिट्टी को कभी वो छोड़ आया था, उसी मिट्टी से रिश्ता फिर से जोड़ने जा रहा था। उसने बैग उठाया और चल पड़ा अपनी बोगी की ओर। ट्रेन में हल्की रोशनी थी, ज़्यादा लोग नहीं थे। रघु ने अपनी सीट ढूंढी, सीट नंबर 13। बैग सीट के नीचे रखा, खुद बैठा, कोहनियाँ घुटनों पर टिका दी और दोनों हथेलियों से सिर छुपा लिया। एक गहरी सांस भरी। उसके भीतर एक सन्नाटा था, वही पुराना, वही मिट्टी की तरह सूखा और फिर भी कुछ कहता हुआ। एक हल्का सा स्पर्श कंधे पर पड़ा। भैया, कुछ खाओगे? रघु चौंका। देखा एक चाय वाला खड़ा था, हाथ में स्टील का थर्मस और एक टोकरी में उबले अंडे। हाँ, चाय दे दो और एक अंडा। चाय की गर्मी हथेलियों से भीतर उतरी और अचानक उसके भीतर की यादों की खिड़की खुल गई। रघु खिड़की की ओर खिसक गया। ट्रेन अब भी खड़ी थी, लेकिन खिड़की के बाहर का दृश्य अब वह नहीं रहा। शहर का स्टेशन नहीं दिख रहा था, बल्कि एक धुंधली सी तस्वीर बनने लगी थी। उसने देखा बचपन का मेला, लाल नीले झंडे, जादूगर की टोपी और आवाज़ें। रघु अपने पिता के कंधों पर बैठा था,
और सब देख रहा था। ऊंचाई से पूरा मेला दिखता था। पिता का हाथ उसकी टांगों को थामे हुए था, मजबूत और भरोसेमंद। रघु की आंखों में नमी आ गई। एक और दृश्य। रघु छोटा था, नंगे पांव कंधे पर बस्ता और पिता की उंगली थामे स्कूल की ओर जा रहा था। रास्ते में मिट्टी थी, कंकड़ थे, पर वो उंगली उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी सुरक्षा थी। वो उंगली अब भी उसकी मुट्ठी में वो महसूस कर सकता था। रघु अब नहीं जानता था कि वो ट्रेन की सीट पर बैठा था या किसी पुराने दृश्य के बीच वो फंसा हुआ था। रघु खिड़की के बाहर खोया हुआ था, यादों में उलझा, बीते वक्त की धागों को उलझा रहा था। तभी बोगी के उस सन्नाटे में एक धीमी सी आवाज आई, लकड़ी की लाठी जमीन पर टिकने की। उसने गर्दन घुमाया। एक बूढ़ा आदमी सामने की सीट पर बैठा, गहरी झुर्रियां, पथराई हुई आंखें और सफेद कपड़े। उनके पास एक पुरानी लाठी थी। उस लाठी में न जाने कितने रास्तों की थकावट छिपी हुई थी। उन्होंने बैठते ही एक लंबी सांस, मानो बहुत दूर से आए, और उसी पल ट्रेन ने सीटी दी और चल पड़ी। रघु ने खिड़की के बाहर देखा। स्टेशन पीछे छूट रहा था, पर कुछ अजीब था। फिर उसने सामने देखा, वो बूढ़ा आदमी अब रघु को घूर रहा था। उनकी आंखों में कोई भाव नहीं था, कोई सवाल नहीं, कोई मुस्कान नहीं, बस एक ठहराव जो सांस रोक दे। रघु ने नजरें चुरा ली। कुछ तो था उस बूढ़े में, कुछ ऐसा जो हवा को भी भारी बना रहा था। ट्रेन की खामोशी गहरी हो चुकी थी। पंखा घूम रहा था, पर हवा रुकी हुई लग रही थी। तभी सामने बैठे उस बूढ़े आदमी ने अचानक आंखें खोली और बोला, आधी रात हो चुकी है, कुछ खाया तुमने? रघु थोड़ा चौंका। आवाज धीमी थी, पर उसमें कुछ ऐसा था जो भीतर तक उतर गया था। कुछ क्षण तक वह कुछ नहीं कह पाया, पर धीरे से बोला, हाँ, एक आदमी चाय और अंडा बेच रहा था, उसी से ले लिया। बूढ़ा आदमी कुछ नहीं बोला, बस गर्दन झुकाई और आंखें बंद कर ली, मानो फिर किसी गहरी सोच में डूब गया हो। ट्रेन खामोशी से चल रही थी। बाहर अंधेरा और अंदर छाई हुई शांति। 15 मिनट बीते। रघु खिड़की से बाहर देख रहा था, जब बूढ़ा आदमी फिर से बोला, देखो, मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं जानते, पर ये लो, ये काला धागा, ये तुम्हारे काम आएगा। रघु ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। क्यों? उसके होंठों पर यह सवाल था, पर जुबान ने साथ नहीं दिया। वो कुछ कह ही नहीं पाया, ना हाँ ना ना। बूढ़े ने उसकी ओर नहीं देखा, बस धीरे से काले धागे को उठाया और रघु की सीट पर रख दिया। ट्रेन की रफ्तार कम होने लगी। बाहर एक स्टेशन दिखाई देने लगा। नाम पढ़ना मुश्किल था, बोर्ड पर धुंध छाई हुई थी। बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ, लाठी के सहारे बोगी के दरवाजे की ओर बढ़ा। मुड़कर बिना किसी हड़बड़ी में बोला, वो आज जरूर आएगी। रघु पूरी तरह उलझ चुका था। वो कौन? सवाल उसके मन में गूंज रहा था, पर होंठ फिर भी चुप थे। बूढ़ा व्यक्ति उतर गया। ट्रेन 2 मिनट में फिर चल पड़ी। अब सीट पर सिर्फ रघु था और वो काला धागा, जो उसकी हथेली में नहीं लेकिन उसकी नसों में उतरता महसूस हो रहा था। सवाल बहुत थे, जवाब एक भी नहीं। लेकिन बूढ़े की वो आखिरी बात, वो आज जरूर आएगी। अब रघु के भीतर अजीब सी थकावट छोड़ गई थी। ट्रेन अब किसी अनजान अंधेरे को चीरती हुई चल रही थी। रघु कुछ देर अपनी जगह पर बैठा रहा, काले धागे को घूरता हुआ। फिर अचानक उठ खड़ा हुआ, बोगी के दरवाजे तक गया और जेब से बीड़ी निकाली, लाइटर जलाया। उसकी लौ ने एक पल को रघु का चेहरा चमकाया और फिर वो रोशनी हवा में खो गई। पहला कश, दूसरा कश, धुआं उसके फेफड़ों में उतरा और फिर आंखों से निकली एक सूनी सी नजर। दूसरा कश लेते हुए रघु की नजर ट्रेन के अंदर गई। कुछ तो गड़बड़ थी। वो जिस बोगी में बैठा था उसमें अब कोई नहीं था। कुछ और मुसाफिर जो चढ़े थे सब गायब थे। सीटें खाली थी, खिड़कियों पर धुंध थी।
रघु का दिल धक धक करने लगा था। सिगरेट खत्म करते ही उसने तय किया कि देखना चाहिए। वो आगे की ओर चल पड़ा। दरवाज़ा खोलकर अगली बोगी में गया। वहाँ भी कोई नहीं था। फिर अगली बोगी और फिर अगली। हर बार वही खामोशी, वही ठंडक और वही सन्नाटा। ट्रेन चल रही थी पर मुसाफिर नहीं थे। ये कैसे हो सकता है? रघु के मन में डर की परछाई गहराने लगी थी। वो अब वापस अपनी सीट की ओर लौट रहा था, तेज कदमों से, उलझे ख्यालों के साथ। और तभी एक झलक। दाईं तरफ की सीट पर कोई बैठा था। एक औरत, लंबे बाल, पीठ उसकी ओर। रघु रुक गया, सांस थम गई। एक पल के बाद उसने दोबारा देखा। वहां कोई नहीं था, सीट खाली थी। उसका गला सूख गया। मैंने देखा था, यही थी, कोई बैठी थी। अब उसके कदम खुद ब खुद तेज हो गए थे। पसीने की एक लकीर उसकी पीठ से बहने लगी, जबकि हवा ठंडी थी। उसकी आंखें अब चारों तरफ देख रही थी। हर कोना, हर सीट, हर परछाई में शक था। हर सन्नाटे में कोई सांस छुपी लगती थी। वो अपनी सीट के पास पहुंच रहा था, सीट नंबर 13। रघु सीट के करीब पहुंच ही रहा था, तभी बाईं ओर से एक सांस की आवाज़ आई, धीमी पर जिंदा, गीली सी, जैसे कोई गला भरा हुआ सांस ले रहा। और फिर मैं यहाँ। वो आवाज़ कानों में नहीं, सीधे रीढ़ में उतरी, ठंडी पर धधकती हुई, धीमी पर नफरत से भरी। रघु को लगा जैसे उसकी छाती सिकुड़ रही हो। सांसें अंदर नहीं जा रही थी। कुछ है मेरे पास। उसने बिना सोचे टॉयलेट की ओर दौड़ लगाई। दरवाज़ा खोला और अंदर घुसा और भीतर से कुंडी चढ़ा दी। एक पल के लिए लगा कि वो अब सुरक्षित है, लेकिन डर का कोई दरवाज़ा नहीं होता। अंदर की बत्ती टिमटिमा रही थी। सीलन भरी दीवारों पर अजीब से निशान थे। रघु का दम घुट रहा था, सांसें धौंकनी सी लग रही थी। उसका सीना जल रहा था, आंखें लाल, होंठ सूखे हुए। वह झुककर घुटनों पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने उठकर नल खोला। नल से ठंडा पानी गिरने लगा। वो नीचे झुका, मुंह पर छींटे मारी, और तभी वो आवाज़ दोबारा बहुत पास से आई, मैं यहाँ। अब की बार इतनी पास जैसे कोई उसके कान में फूंक मार रहा हो। रघु ने थरथराते हाथों से चेहरा ऊपर उठाया, और तब उसे आईने में दिखी वो जो अब उसके कंधों पर बैठी थी। उसका शरीर इंसानी शक्ल से परे था। उसकी त्वचा राख जैसी थी, सलेटी और चिपचिपी, जैसे किसी मुर्दा घर से निकली हो। आंखें पीली और उनमें कोई पुतलियां नहीं थी, सिर्फ एक गहरा गड्ढा जो देखने नहीं, खींचने के लिए बना था। बाल गीले और उलझे हुए, चेहरे से लटकते हुए, उनमें से मिट्टी और खून टपक रहा था। होंठ फटे हुए और मुस्कान वैसी जो मरे हुए लोग नहीं मुस्कुराते, सिर्फ दिखाते हैं। उसके हाथ रघु के सिर पर रखे हुए थे, ठंडे नहीं, बर्फ जैसे ठंडे। रघु की आंखें फैल गईं, मुंह से चीख भी नहीं निकली। वह चाहकर भी हिल नहीं सकता था। आईने में उसकी नजरें उसी पर थीं, और वो अब उसके अंदर उतर रही थी। टॉयलेट का वो छोटा सा कमरा अब मौत की दहलीज बन चुका था। वो अब उसकी गर्दन दबा रही थी। उसके नाखून लंबे, टेढ़े और लोहे जैसे काले रघु की गर्दन में धंसने लगे थे। आईने में वो साफ देख पा रही थी लाल धारें जो उसकी चमड़ी से फूट रही थी। सांस जैसे फेफड़ों तक नहीं पहुंच रही थी। ठीक उसी पल रघु की आंखों के आगे उसके पिता का चेहरा आ गया। वो मिट्टी से सने हाथों से चाक चलाते हुए कह रहे थे, बेटा, मजबूती अंदर से आती है। मिट्टी भी तभी आकार लेती है जब भीतर से दबाव सहती है। वो आवाज अब गूंज रही थी। रघु ने आंखें जोर से भींच ली और खुद को जोर से झटका दिया। लड़खड़ाते हुए, गिरते हुए वो टॉयलेट से बाहर निकला। उसके भीतर अब बस एक ही नाम था, काला धागा।
जो वो बूढ़ा आदमी छोड़ गया था वही उसकी आखिरी उम्मीद थी। कोई तर्क नहीं, कोई वजह नहीं, बस एक भरोसा कि शायद वही उसे बचा पाए। रघु का हर कदम जैसे जान की बाजी बन चुका था। पैर उठाना भारी, सांस लेना और भी भारी। उसके कपड़े पसीने से भीग चुके थे और खून उसके कॉलर से रिसने लगा था, लेकिन वो चलता रहा। गिरा, फिसला, उठ खड़ा हुआ। हाथ बोगी की दीवारों को पकड़ते, आंखों के सामने धुंध और कानों में गूंजती उसकी सांसें। पर अब एक और चीज उसके साथ चल रही थी, वो हंसी, धीमी, तेज, फिर गहरी। हर बार जब रघु गिरता वो हंसी और तेज हो जाती। आखिरकार सीट नंबर 13 के पास रघु आ पहुंचा। अब उसके पैरों में दम नहीं बचा था, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। उसी क्षण जब उसका शरीर गिरने को था, उसका हाथ उस काले धागे पर जा पहुंचा। धागा अब भी वहीं रखा था, वहीं जहां बूढ़े ने छोड़ा था। और जैसे ही रघु ने उसे छुआ, वो हंसी एक पल को थम गई। वो हवा जो अब तक भारी थी, उस पल स्थिर हो गई। हवा उसके फेफड़ों में दौड़ती है, जैसे मौत से छुटकारा मिल गया हो। कुछ मिनटों तक रघु वहीं बैठा रहा, पसीने में भींगा, थका हुआ पर जिंदा। ट्रेन अब भी चल रही थी, पर बोगी में शांति थी। उसने धीरे से काले धागे को उठाया और अपनी कलाई पर बांध लिया। वो अब कहीं नहीं दिख रही थी, न खिड़की पर, न छत पर। रघु ने लंबी सांस ली और पहली बार आंखें बंद की। अचानक उसके मन में कुछ कौंधा। शेविंग मिरर। वो झटके से उठा, बैग खोला और अंदर से अपनी पुरानी धातु की शेविंग मिरर निकाली, जिसे वो हमेशा साथ रखता था। उसने ध्यान से आईने में देखा, चेहरा, कंधे, कुछ नहीं। थोड़ी राहत महसूस हुई, पर तभी रघु ने आईना थोड़ा सा घुमाया और वो सामने थी, बिल्कुल उसी सीट पर जो उसके ठीक सामने थी, बैठी हुई। न हिल रही थी, न बोल रही थी, बस देख रही थी। उसकी गर्दन थोड़ी एक ओर झुकी हुई थी, होंठ थोड़े खुले और आंखें अब भी वैसी ही गहरी और खाली। वो हमला नहीं कर रही थी, वो इंतजार कर रही थी, जैसे कोई शिकारी शिकार की थकान का इंतजार करता है। ट्रेन अब धीरे धीरे रघु के गांव के स्टेशन की ओर बढ़ रही थी। घंटी की आवाज आने लगी। स्पीकर पर स्टेशन का नाम धुंधला सा गूंजा। रघु के चेहरे पर घबराहट लौट आई। बस कुछ ही पल, बस उतर जाऊं तो शायद सब खत्म हो जाए। तभी उसकी कलाई में जलन हुई। उसने देखा काला धागा जलने लगा था, उससे धुआं उठ रहा था और लपटें जैसे अंदर से निकल रही थी। वो सुरक्षा सिर्फ अस्थायी थी और अब वो टूट रही थी। रघु ने झटपट बैग उठाया, दरवाजे की ओर भागते हुए उसके कानों में फिर वही हंसी गूंजने लगी। ट्रेन अब स्टेशन पर पहुंचने ही वाली थी। बाहर खेत दिखने लगे थे, दूर गांव की झलक भी। रघु ने दरवाजा खोला, दिल थामकर उसने छलांग लगा दी, पर हवा में ही किसी ने उसका पैर पकड़ा। उसके नाखून वही लोहे जैसे पैर में धंस गए। रघु चीखा, ट्रेन से नीचे गिरते हुए। रघु जमीन पर गिरा था, धूल, पत्थर और पसीने में लिपटा हुआ, पीठ पर खरोच, पैर से खून रिसता, पर वो जिंदा था। वो घसीटता रहा मिट्टी में, नाखूनों से जमीन पकड़ते हुए। उसके सामने था अपने गांव का रास्ता, वही पेड़ और वही पगडंडी। वो आखिरी हिम्मत से उठा, घसीटते हुए उस मिट्टी वाले रास्ते से चला जहां से बचपन में कभी नंगे पांव भागा करता था। घर का दरवाज़ा दिखा। वो वहां पे पहुंचा और 3 बार दस्तक दी। भीतर से चप्पल की आवाज़ आई। दरवाज़ा खुला और पिता सामने खड़े थे। रघु ने झटके से उनके पैर पकड़ लिए और उसकी आंखों में आंसू थे। शरीर कांप रहा था, लेकिन अब उसे पता था वो बच गया। ये वही जगह थी जहाँ कहानियाँ सुनकर वो सोया करता था, जहाँ सिर पर हाथ रखकर उसके पिता कहते थे,
कुछ नहीं होगा बेटा। उसने आंखें बंद कर ली और खुद को पूरी तरह छोड़ दिया। डर और दर्द तब यहीं आकर रुक जाते हैं पिता की गोद में।